10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार की सुबह थोड़ी सी बेहतर स्क्रीन, हालांकि हम इन रेड ट्रेड करते हुए, लेकिन कल की बहुत लड़खड़ाती क्या दिक्कत वाली शुरुआत के बाद आज फिर भी थोड़ी सी सैनिटी लौटती है। तो शुरुआत ठीक ठाक हुई, स्लिप हुए, अब रिकवर करते हुए जो रिकवरी है निफ्टी पे ऑलमोस्ट आधे % इनके लोज से हम रिकवर करके इस समय कामकाज करते हुए। तो निफ्टी में जो लोज थे उससे डॉक्टर वो इंट्राडे रिकवरी दिखाएंगे क्या आप? तो आधा % निफ्टी, ऑलमोस्ट आधा % निफ्टी बैंक लोज से, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी एक शेड वीक, 1/3% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन एक क्रूशियल जंक्चर से निफ्टी घूमने की कोशिश करता हुआ 25 पॉइंट नीचे 15,750 के लेवल्स। निफ्टी बैंक 33,290 के आसपास के जोन्स पर कल की बहुत डिटोरेटिंग मार्केट ब्रेथ के बाद आज स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ 5:3 का रेशियो कह लीजिए इस समय आपको स्क्रीन पे, यानी कि हर 8 स्टॉक्स में 3 गिर रहे हैं तो 5 इन ग्रीन इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। एक पॉकेट जरा आईटी इंडेक्स को स्क्रीन पे दिखाइएगा। आईटी के स्टॉक्स थोड़ा सा अब रिकवरी मोड पे आते हुए, तो इंडेक्स भी आधे % की मजबूती के साथ इसमें आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आईटी वो पैक था जो खासे प्रेशर के साथ था, मेटल्स वो पैक था जो खासा दबाव देख रहा था, आज वहां पे 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ। एफएमसीजी में जब मार्केट खुले ही थे 9:15 के आसपास, तो कई सारे एफएमसीजी स्टॉक्स वर ट्रेडिंग इन ग्रीन, तो एफएमसीजी अभी भी आपको हरे निशान के साथ वो पॉकेट नजर आएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉकेट्स इन ग्रीन ट्रेड करती हुई, मार्केट्स इंट्राडे थोड़ा सा रिकवरी के मोड पे अब तक नजर आते हुए। ऐसे में अब तक का जो 45 मिनट का सेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 45 मिनट का, उस पर पहले वीरू के व्यूज ले लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग की शुरुआत करेंगे। वीरू, बेहतर स्क्रीन, लेकिन बेहतर स्क्रीन का मतलब क्या? कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी, कोई पुल बैक की ऑप्शंस और बनते हुए, या अभी भी डाइसी विकेट पे ही खड़ा है बाजार? नहीं, आखिरी वाली बात आपकी सही है, डाइसी विकेट पे खड़ा है और बेहतर स्क्रीन जो है ना वो बेस को इनवाइट करता है आशीष। जैसे ही बेहतर स्क्रीन नहीं हुई, बेचने लोग आ जाते हैं, तो इट्स डाइसी, स्टिल डाइसी आशीष। क्रक्स वही है 15,810। क्यों आशीष? जब हम मिनट चार्ट्स को देखते हैं, 5 मिनट चार्ट्स को देखते हैं, कल की सेशन का हमने 95% जो टाइम था स्पेंड किया था इसी ट्रेजेक्टरी के, यानी करीब 15,810 के नीचे, और कल का ओपनिंग पॉइंट था अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें था 15,840। तो मैं फिर कहूँगा ड्यूरिंग द डे मत हिचकिचाइएगा किसी कॉल को बाय करने में। अगर 840 या फिर 810 की ट्रेजेक्टरी, इस 40 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी आशीष डिसाइसिवली पार हो जाए तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स हमारे हक में अभी भी हैं, बट बिलो 810 आशीष और 840 वीकनेस विल परसिस्ट, इसमें कोई दुराय नहीं है आशीष। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पजल्ड हूँ आशीष, क्योंकि बैंक निफ्टी पे जो मुझे ऑप्शन स्टेट्स है ना बहुत क्लियर कोई संकेत दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स लाइक HDFC एंड ICICI बैंक स्टिल बैकफुट पे हैं, इसीलिए यहाँ पे अपने कमेंट्स रिजर्व रखूंगा आशीष। बिल्कुल ठीक, ये हो गया मार्केट्स पे इस समय का व्यू। फ्लोर खोलिए, स्क्रीन पे दिखाइए। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और कोटक के श्रीकांत चौहान साहब स्क्रीन पर, दोनों आपको बढ़िया स्टॉक पिकिंग टेक्निकल पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, अपने 10 के दमदार ट्रेड्स देंगे। और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी साहब, इनसे कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिन पे हमने टेक्निकल व्यूज भी लिए थे, आज खबरों में, एक्शन में, उन स्टॉक्स पे फंडामेंटल व्यू के लिए आशीष जी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन पहले श्रीकांत, आपके पास क्या व्यू बन रहा है कोटक में? आप लोगों ने कोई ट्रेड लिया क्या निफ्टी पे आज सुबह से, या निफ्टी बैंक पे कुछ लिया क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, निफ्टी पे जैसे ही निफ्टी ने 16,200 के लेवल्स को तोड़ा है, तब से हम एक सेल ऑन रैली की एक व्यू दे रहे हैं, और सेल ऑन रैली के बेसिस पे ही ट्रेड्स बना रहे हैं। कल के दिन में भी जब मार्केट ने 15,700 के लेवल्स को तोड़ा था, तो हमने आउट ऑफ मनी के कुछ पुट ऑप्शंस लेके रखे हैं, और इसका रीजन यही है कि जो इंडिया विक्स है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है तो एक ट्रेंडिंग सेल ऑफ में मार्केट कन्वर्ट होता है, या तो एटलीस्ट वॉल्ट्स बढ़ जाते हैं। तो जैसे आज हमने 17,800 देखा, फिर वापस एक बार मार्केट नीचे आ गया है, और वापस 15,800 के लेवल्स देखे, और उसके बाद वापस हमने एक बार नीचे के लेवल्स देखे 15,670 के। तो मार्केट मुझे लगता है कि आज के दिन में थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, और अगर मार्केट में एक रैली होती है या बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर कुछ बाउंस बैक
बाउंस बैक अगर देखने मिलता है तो हमें लगता है कि वहां पे पुट ऑप्शंस लिए जा सकते हैं। हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार 15,400 15,450 के लेवल्स को बिल्कुल छू सकता है। और 15,450 के लेवल्स अगर पता होगा तो 2021 में कई बार इसी मंथ में, जून जुलाई के मंथ में 15,450 के करीब बड़ा वक्त निकालने के बाद एक अपवर्ड रैली में कन्वर्ट हुआ था मार्केट। तो शायद हमें लगता है कि इस लेवल्स, ये जो लेवल्स है 15,450 के, इनकी रीटेस्टिंग नियर टर्म में हो सकती है। और बैंक निफ्टी भी 33,500 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक बार 32,750 यानी कि 32,750 32,700 के लेवल्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। ओके, ये हो गई मार्केट्स पे कोटक की राय। अच्छा मानस, कुछ बढ़िया ट्रेड्स अगर ग्रिप में आ रहा हो, 10 के दमदार ट्रेड्स आज के कौन से हैं? देखिए, एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला लोअर लेवल पे, लेकिन वो कंफर्ट नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल पे निफ्टी को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बिल्कुल स्ट्रेटजी वही है कि बेचने की स्ट्रेटजी रहेगी। तो सबसे पहले तो पेट्रोनेट में एक सेल कॉल है, क्योंकि पेट्रोनेट ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड 60 मिनट चार्ट पे क्लियरली दिखता है। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पेट्रोनेट 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 208 के लेवल्स को टच करेगा। तो पेट्रोनेट में बिकवाली करनी है, 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब का, जहां पर भी हमने एक सेल रिकमेंडेशन है। यहाँ पर भी स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, 2220 का सपोर्ट ब्रीच हुआ है। तो पॉलीकैब में भी बिकवाली करने के ट्रेड लेने चाहिए। 2211 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 2120 के टारगेट के लिए 2211 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, दोनों सेल कॉल। तो ये जो सो कॉल्ड बाउंस बैक दिन के लोस से आया, उस पर बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एटलीस्ट इस समय सेल कॉल सी, पेट्रोनेट और साथ साथ पॉलीकैब। ये दोनों पीछे चुनने का कोई रीजन था? ये दोनों चार्ट्स पे ही वीक हैं। बिल्कुल, दोनों चार्ट पे वीक है। अच्छा ठीक है, तो दोनों चार्ट्स पे वीक हैं, इसीलिए इन दोनों को रखिए रडार पे। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर एक खबर आती हुई, टोटल एनर्जीज के साथ इन्होंने करार किया है। ठीक है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ है। इस पे और टिकर टीम अपडेट शेयर करती रहेगी। स्टॉक को रखिए रडार पे। श्रीकांत, मार्केट्स की बात हो गई, आप लोग रडार पे स्टॉक कौन से हैं? श्रीकांत डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन इस बीच अदानी एंटरप्राइजेस के अपडेट और आते हुए, टोटल एनर्जीज दरअसल 25% स्टेक अदानी न्यू इंडस्ट्रीज में लेगी अदानी एंटरप्राइजेस से। दोनों मिलकर ये ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर्ड ये पार्टनरशिप है। तो जो मच टॉक्ड अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन का स्पेस है, जहां पे तमाम दिग्गज एंट्री करने की कोशिश करते हुए अदानी ग्रुप और टोटल मिलकर इस स्पेस में ये पार्टनरशिप, ये करार करते हुए 1.25% ये अपडेट्स आ गए, इसीलिए स्टॉक शायद इन ग्रीन इस समय कामकाज करता हुआ। ये एक अपडेट अदानी ग्रुप को लेकर। श्रीकांत शायद कनेक्ट हो चुके हैं। श्रीकांत आए, मार्केट की चर्चा हो गई थी, मैं कह रहा था कि वो आपके 10 के दमदार ट्रेड्स, आपके प्रेफर्ड पिक्स इस समय स्टॉक स्पेसिफिक। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे अगर प्योरली टेक्निकली अगर मार्केट की अगर एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर बात करें, तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने मिलेगा। और कुछ एक स्टॉक्स जो काफी पीटे हुए या तो जहां पे कोई एक बाउंस बैक बना हुआ है, वहां पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। उसमें से अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छा एक पॉजिटिव पैटर्न बना है। सिंस लास्ट फ्यू डेज जब मार्केट में एक सेल ऑफ बन रहा था, तो ये स्टॉक में एक अपवर्ड एक्टिविटी थी, यानी कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस था। और इसी वजह से हमें लगता है कि आशीष जी, ये स्टॉक यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल चल सकता है। 3,740 3,750 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि वापस एक बार 3,850 से लेकर 3,900 के लेवल्स को ये छू सकता है। और जो स्टॉप लॉस है वो काफी नजदीक का में रखना है, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है। तो 3,700 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 3,850 से लेकर 3,900 के। अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि कुछ एक आईटी स्टॉक्स में और एक वीकनेस का राउंड बन सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स में आज एक जो वीकनेस के साथ ओपनिंग हुई थी, उसके बाद हमें लगता है कि शायद जो भी बाउंस बैक आएगा उसमें और एक सेल ऑफ बनेगा। इसी वजह से हमें लगता है कि अगर टीसीएस में अगर कोई रिबाउंड अगर देखने मिलता है, तो 3250 तक हमें लगता है कि मैक्सिमम रिबाउंड आ सकता है। तो करंट लेवल से शॉर्ट करें और स्टॉप लॉस रखे 3270 रुपए का। टारगेट्स रखे यहाँ पे 3100 3150 के।
ओके तो बाय और सेल का तड़का श्रीकांत की तरफ से आता हूं। अपोलो हॉस्पिटल्स कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी पिछले शो में, और देखिए वो तेजी का कॉल आता हुआ। और टीसीएस, ये आईटी में जो मूव आ रहे हैं सस्टेनेबल नहीं है। टीसीएस में दबाव शायद देखने को मिले, एक सेल कॉल, और साथ में जो ट्रेड्स हम राइट कर रहे हैं मानस के थ्रू वो है पेट्रोनेट और पॉलीकैब, दोनों में सेल कॉल। आशीष सर, आपका भी स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक सर जिसमें आरबीएल बैंक बहुत चर्चा में, कल 23% करेक्ट हो गया। नए एमडी सीईओ साहब आए और उनके बाद 23% करेक्ट हो गया। आज भी ऐसा कोई रिकवरी नहीं है, 1-2% इन ग्रीन कहने के लिए है। क्या मामला है सर, क्यों डर रहा है बाजार इतना आरबीएल बैंक को लेकर? और 80-90 के लेवल्स पे अट्रैक्टिव है कि नहीं है ये? आप दूर रहोगे, कुछ खरीदोगे? मैं खरीदना नहीं चाहूंगा अभी भी आशीष, और क्योंकि वो रीजन ये है क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो काफी बेच रहे हैं इस स्टॉक को, और टिपिकली ये स्टॉक दोबारा से रिटेल के हाथों में जा रहा है जो इस स्टॉक को अट्रैक्टिव समझ के बाय करते हैं। तो मेरा मानना है जो यस बैंक में गलती हुआ कि आपने हर लेवल पे आपको अट्रैक्टिव लगता है चीजें और वो नीचे ही तरफ ड्रिफ्ट होती जाती है, वैसा आरबीएल में भी हो सकता है। तो अभी भी आरबीएल को मेरा सलाह रहेगी कि अवॉइड करें, क्योंकि जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होती कि अब नए मैनेजमेंट के अंडर में, नए सीईओ साहब के अंडर में क्या बैंक में बड़े चेंजेस होने वाले हैं, स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, इस पूरे सेक्टर में जो बीएफएसआई सेक्टर है, हमने काफी अग्रेसिव सेलिंग ओवरऑल भी देखी है। तो जब समय आएगा बाय करने का, तो पहले जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस या एचडीएफसी, कोटक जैसे, उनका टर्न आएगा। अभी आरबीएल बैंक वगैरह का टर्न आने में मेरा मानना है बहुत समय लगेगा, तो इसको अवॉइड करें। अच्छा, जब आप पहले जुड़े थे महेश्वरी साहब पिछले शो में, तो हमने आईटी की चर्चा करी थी उनके साथ, क्योंकि आईटी थोड़ा सा हरकत में आना शुरू हुआ था। बैंक्स को लेके महेश्वरी सर क्या व्यू बन रहा है? कहा जाता है जो बेहतर नोन फ्रेंचाइजीज हैं, बड़े बैंक्स हैं, जब दरों में बढ़त का सिलसिला होता है तो इनके प्रेशर्स ईज ऑफ होते हैं, ये बेहतर पोजीशन होती है इनकी। तो ये बैंक्स में जो गिरावट आ रही है, इसमें खरीदारी करूं क्या? अगर हाँ तो कौन सा? कोई एचडीएफसी बैंक जो ज्यादा पिटा है, या कोई आईसीआईसीआई बैंक जो एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल नजर आता है? जी, मेरी सलाह रहेगी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स को ही बाय करने का। पीएसयू को बाय ना करें अभी भी, क्योंकि अब इशू ये है कि ये जैसे जैसे यदि लैंडिंग रेट बढ़ते हैं तो जो क्रेडिट की ग्रोथ है उसमें थोड़ा स्लो डाउन आता है। दूसरी बात है, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के जब ट्रेजरी के नंबर आएंगे, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स के नंबर आएंगे, वो भी खराब आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो उनके पास बॉन्ड्स हैं होल्ड कर रहे हैं उसके प्राइस में इरोजन हुआ है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी इरोजन हुआ है। तो कोई बहुत बेहतरीन नंबर्स आपको ऑपरेशन साइड से बैंक में नहीं मिलने वाले, तो जिसके कारण से जब से सबसे पहले प्रेशर आता है, आप देख रहे होंगे, तो बैंक निफ्टी से ही प्रेशर मार्केट में आता रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर लेना है तो बार्गेन हंटिंग करना है तो आपको बिल्कुल आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और कोटक, 3-4 बैंकों तक ही फोकस रहना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पर आपके टॉप ट्रेड्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए विषय बदलते हैं। अभी तक हमारी बातचीत आप देखिए मानस से हुई, श्रीकांत से हुई, आशीष महेश्वरी जी से हुई। अब बाजार के इस महत्वपूर्ण कगार पे, जहाँ पे आप लगभग 4 सीरीज़ के बेस को वॉलिडेट कर रहे हैं, और आपने कल सीपीआई के नंबर्स देखे, यूएस का वर्डिक्ट अभी आना है। इस क्रिटिकल जंक्चर पे हमारे साथ एक मार्केट बिग वॉइसेस में आज श्री देवेंद्र चौकसी जुड़े हैं, एमडी के चौकसी सिक्योरिटीज़ के। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। 3 दिन तो सर शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे निकले कि पूछिए मत। इट्स पेन 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 एंड स्टिल आई मीन यूएस में कोई रिकवरी के संकेत नहीं है, और एक बड़े एवरेजेस को आप वॉलिडेट कर रहे हैं यूएस में भी। सर आपको लगता है क्या, आई मीन देवेंद्र जी, कि अभी ये स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? अभी अगले कुछ सेशन और काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे टिल द टाइम हम फेड का वर्डिक्ट नहीं सुन लेते? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो मार्केट में आज की परिस्थिति है उसके अंदर ज्यादातर कारण जवाबदार है। उसके साथ में आप देखें तो 4 सीज को आप पकड़ लीजिए। सबसे पहले क्रूड, दूसरी कमोडिटी, तीसरा क्रिप्टो और फोर्थ करेंसी। ये चारों सी आई थिंक मार्केट के लिए आज जो फॉल है वो फॉल के लिए जवाबदार है। और मेरे ख्याल से जब तक ये चारों सी के अंदर एक संभलना नहीं बनता है तब तक आई थिंक मार्केट के अंदर ये फॉल कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं बता सकते। मेरा ऐसा मानना है कि पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में देखें तो जब भी अलग अलग एसेट क्लास के अंदर गिरावट आती है और उसके अंदर जब भी फॉल आता है
वो फॉल आने के साथ में जो भी डिस्ट्रक्शन होता है वेल्थ का, वो वेल्थ का डिस्ट्रक्शन इक्विटी में से भरपाई किया जाता है। उसको हम कैपिटुलेशन का प्रोसेस बोलते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर। मैं समझता हूँ कि हम लोग करीबन ये दिशा के अंदर आगे बढ़ चुके हैं। आई थिंक ग्लोबली द मार्केट्स आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटुलेशन। तो ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान दे तो शायद जितना फंडामेंटल बुरा नहीं है, उससे ज्यादा मार्केट टेक्निकल्स वीक लगना शुरू हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक थोड़ा ये समय के अंदर हिम्मत रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आई थिंक जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स है उनके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम दाम में कुछ गिरावट आती है तो ये गिरावट आती है उसके अंदर आपको बाइंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है, जो रिवर्स प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं, जो उसके अंदर फंड विड्रॉ होते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना है, तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करीबन अगले 3 या 4 क्वार्टर तक चलेगी। और ये अगले 3-4 क्वार्टर के अंदर आपको करीबन ऐसे मौके आते रहेंगे जिसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि जब ये संभलता है, ये परिस्थिति संभलती है, उसके बाद में जो रैली आती है मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपको सुपरलेटिव रिटर्न मिलते हैं, जैसे हमने मार्च 2020 में देखा था। सिमिलर सिचुएशन के बाद आई थिंक आपको अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। तो 2023-24 के ऊपर फोकस रखें और करंटली मार्केट के अंदर जो गिरावट आती है उसके अंदर सिलेक्टिव स्टॉक के अंदर कैसे बाइंग करना, उसके ऊपर थोड़ा विश्वास रख के आगे काम करें। जी बिल्कुल। देवेश जी, आज से अगर आप फरवरी में पूछते, बात करते आपसे हम, या फिर जनवरी में बात करते, तो सबको मालूम था कि जनाब रेट रिवर्स साइकिल जो है वो रिवर्स होने वाली है। आई मीन 6.5 6.4 पे तो हाउसिंग लोन मिल रहा था, सबको मालूम है। लेकिन इस वॉर ने, इस कमोडिटी प्राइसेस के अगर आप देखें, आई थिंक हाइक ने इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बहुत तीव्र कर दिया, और जो रेट रिवर्सल की साइकिल थी काफ़ी पेसी हो गई। लास्ट 3-4 दिन में मैं देख रहा हूँ कि रियल स्टेट और NBFCs इस बात का खासा प्रेशर फील कर रही हैं। सर, आपका टेक क्या है इस वक्त? ये जो डिप आया है NBFCs में, स्पेशली रियल स्टेट स्पेस में, बहुत अच्छा रहा CY 21-20 एटलीस्ट रियल स्टेट स्पेस के लिए, आप कैसे रीड कर रहे हैं ये जो एकदम से रिवर्सल और सुपर रिवर्सल जिसे कहते हैं? और आप देख लीजिए मात्र 1 महीने के अंतराल में आपका 6.5 का इंटरेस्ट रेट जो हाउसिंग लोन पे था, इट्स एट 7.75। तो आप कैसे रीड कर रहे हैं सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रियल स्टेट और NBFCs को? जो कम कीमत के पैसे मिल रहे थे उससे आई थिंक डेफिनेटली क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा था, और हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार है उसके ऊपर आई थिंक काफी हद तक उसका एक अच्छा प्रभाव रहा था, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी अपने लायबिलिटी साइड मैनेज करने का एक अच्छा चांस मिला था। दे वर बाइंग फंड्स एट लोअर कॉस्ट एंड दे वर आई थिंक गेटिंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स एट अ लोअर कॉस्ट ऑफ लेंडिंग ऑल्सो। तो ये दोनों चीज के ऊपर ध्यान दे तो आई थिंक ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छा समय रहा था ना। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक द रियल एस्टेट कंपनी के लिए भी समय अच्छा रहा। मेरा ऐसा मानना है कि शायद आई थिंक यहाँ पे थोड़ी रुकावट आ सकती है। एटलीस्ट जो हमने इजी मनी, चीप मनी का जो एक दौरा देखा था, वो दौरा अभी टाइम बिंग यहाँ पे समाप्त हुआ, ऐसा मान के चलना चाहिए। मे बी आई थिंक द कॉस्ट ऑफ फंड वुड रिमेन हायर, और जो जेन्युइन बाइंग है वो डेफिनेटली जरूर बनेगी यहाँ पे। But at the same time, I think it is not going to be the same kind of a rush which we have seen in the previous 2 years. तो थोड़ा संभल के आपको ये चीज के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि लंबे अरसे के लिए रियल एस्टेट को देखें तो उसके अंदर कोई ज्यादा गिरावट आने का मुझे स्कोप नहीं दिख रहा है, बिकॉज इंडिया के अंदर जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रगति होती रहेगी वो हिसाब से हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों क्षेत्र के अंदर कारोबार अच्छा रहेगा। But I think in the near future, till the time I think we see this particular disruption continues, I think largely because of the fact that the cost of money is getting higher, cost of building material is also getting higher, and as a result of which I think the cost of real estate is getting higher. तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में जब तक भाव एक बार स्टडी नहीं होता है तब तक आई थिंक इमीडिएटली डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म का व्यू मैंने बता दिया कि हाउसिंग का व्यू ओवरऑल अच्छा रहेगा, बट स्टेडी ग्रोथ रहेगा। ओके, ठीक बात है। तो एक्यूमुलेशन के मौके, लॉन्गर टर्म होराइजन के लिहाज से, और ये बात सही भी है, क्या हो रहा है, कितना गिरेगा, कब तक ऐसा माहौल, ये सब गैस वर्क। लेकिन देवेंद्र सर, जो लॉजिकल है वो जानने की कोशिश कि इस करेक्शन में वो जो इंडिया वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स थे काफी ज्यादा कि हम काफी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस पे हैं,
इस करेक्टिव मोड में वैल्यूएशन जस्ट नजर आ रहे हैं क्या? जस्ट हैं, अट्रैक्टिव हो गए या रीजनेबल हो गए या नहीं हुए? देवेंद्र सर फ्रीज हो गए हैं, लिंक में दिक्कत आती हुई। एक बार वापस रीपैच हो जाएगा तब उनके पास लौटेंगे। इस बीच जो स्टॉक्स हरकत में आ रहे हैं उनको दिखाता हूं। दिखाइए जरा टाटा कंज्यूमर को स्क्रीन्स पे। वो एफएमसीजी की हरकत, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये सब बढ़िया मूव दिखाते हुए। नेस्ले और वो सब तो हम स्क्रीन पे शुरुआत में मार्क कर रहे थे, नेस्ले भी बेहतर, लेकिन टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया ये इस समय हरकत में आते हुए, ये मूव करते हुए। मानस नहीं, श्रीकांत है मेरे साथ, हमारे साथ पहले श्रीकांत, क्योंकि अभी फ्रेश जुड़े तो उनके पास चलते हैं। श्रीकांत, ये ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये एफएमसीजी स्टॉक्स, कल शुरुआत में क्या हुआ था? फार्मा लग रहा था रेजिलियंस दिखा रहा है, आज सुबह से वो एफएमसीजी में कुछ हद तक रेजिलियंस नजर आ रहा है, और कल इन्फ्लेशन के आंकड़े मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफर्ट भी दे रहे होंगे इस पॉकेट के लिए। कैसे अप्रोच करूं? कुछ मूव्स आएंगे क्या? इनकैश करने के मौके हैं क्या? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि काफी सारे स्टॉक पहले से ही करेक्टेड थे, और इस बार जब मार्केट में एक सेल ऑफ बना है तो इन सभी में हायर बॉटम बने हैं। तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा एक डिफेंसिव सेक्टर है, जहां पे जितना भी कॉस्ट है वो पास ऑन हो सकता है इवेंचुअली। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बनता है जब मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। हमें लगता है इसी वजह से काफी सारे फंड्स शिफ्ट हो रहे हैं एफएमसीजी में, और करंट लेवल से अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपने बात की, मुझे लगता है कि उसमें ब्रिटानिया सबसे एक टॉप पिक हो सकता है, जो 3350 3060 के करीब चल रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 3500 से लेकर 3600 के लेवल्स दिखा सकता है। और टाटा कंज्यूमर में भी हमें लगता है कि जो ओवरऑल मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक एक रेंज के अंदर है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये भी स्टॉक ग्रेजुअली मूव करते करते 800 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। तो एफएमसीजी सेक्टर पे हमारा वैसे देखा जाए तो व्यू बुलिश है। जैम, इस बीच आप एक स्टॉक लेके आइए, जुबिलेंट फूड्स। आज जब हम सुबह पहला सौदा कर रहे थे, उसमें शुभम ने एक कॉल भी दी थी। 523 पे 86 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और उसके बाद आशीष ने बखूबी, अगर आप देखें, कारण और निवारण दोनों बता देते हैं आपको कि आप देखें जो फूड आर्टिकल्स हैं, स्पेशली अगर आप देखें वीट प्राइसेस, उसमें जो थोड़ा सा श्रिंकेज हुआ है, दाम घटे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। इट्स नाउ 523.95 पे। श्रीकांत, आपको ये स्ट्रक्चर इस वक्त लोअर लेवल्स पे कैसा लग रहा है जुबिलेंट फूड्स? और इस संदर्भ में कुछ देर में हम आपको खबर भी देंगे, एक रिपोर्ट का उल्लेख करेंगे, लेकिन जुबिलेंट फूड्स आपका टेक इस स्टॉक पे? बिल्कुल, तो वीरेंद्र, डेली चार्ट पे अगर जुबिलेंट फूड को देखें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। जैसे कि बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस पॉजिटिव बने हैं, वैसे ही जुबिलेंट फूड में भी बना है। और अगर इसके ओवरऑल रिट्रेसमेंट को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हमें लगता है कि ये भी स्टॉक एक बार 600 के लेवल्स दिखा सकता है। काफी अच्छा करेक्टेड है। अभी कुछ दिन पहले ही जब इसमें स्पेसिफिक न्यूज फ्लो थी, तब ये स्टॉक 570 575 के करीब था। अभी 575 से गिरते हुए लगातार वो 520 515 के करीब आ चुका था। अभी लगता है यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। कम से कम 10 से 12% की गुंजाइश यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 से 12% की अगर आप देखिए गुंजाइश आपको लग रही है जुबिलेंट फूड वर्क्स में। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग जिसने आज पार किया, अच्छा वाइल्ड मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और जनाब देखिए, कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन दाने का दाम जो है वो काफ़ी समय से आपको परेशान कर रहा था। लेकिन दाना यानी गेहूं का दाम जो है वो थोड़ा सा अरेस्ट हुआ है। निर्मल मंग की एक रिपोर्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या कहती है वो रिपोर्ट, आइए समझते हैं यतिन से। यतिन, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? देखिए, हमने ये देखा है कि बहुत सारा ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऑब्वियसली भारत सरकार ने इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, वीट के एक्सपोर्ट्स को भी रोक दिया है, काफ़ी फ्रेंडली कंपनीज को एक्सपोर्ट हो रहा है सिलेक्टिवली। निर्मल मंग की जो आज रिपोर्ट आई है वो ये दर्शा रही है कि गेहूं के दामों में अभी स्टेबिलिटी आई है, इनफैक्ट अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। और अगर हम बात करें पिछले 3 महीनों में, तो सबसे लीस्ट वॉलेटिलिटी अब आपको गेहूं के अंदर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, वीट की लिक्विडिटी इंप्रूव हो चुकी है, फार्मर के रियलाइजेशन, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने बढ़ा दिया है, वो अच्छे हैं। और जो कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट है इस साल, वो लगभग 15 से 20% आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो कॉर्पोरेट्स है जैसे कि आईटीसी, वो किसानों से डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोक्योरमेंट भी बढ़ने की आशंका है। तो वीट की अवेलेबिलिटी और जो एक्सपोर्ट पे सरकार ने रोक लगाई है, उसके कारण
काफ़ी अच्छी तरीके से गेहूं का मार्केट स्टेबल हो चुका है। ऑब्वियसली अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो आईटीसी, ब्रिटानिया, बेक्टर फूड्स और जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये सब कंपनियों का जो वीट का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा गेहूं, शुगर और पाम तेल होता है, और कहीं ना कहीं ये सारी कमोडिटीज़ अब पीक से कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनका फ़ायदा इन सब कंपनीज को होगा। निर्मल मंग की ये रिपोर्ट है। ऑब्वियसली गेहूं पे जिस हिसाब से हम ग्लोबल ट्रेंड्स देख रहे हैं वो अच्छे हैं इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, अच्छे हैं। और ये रीजन है कि आप देख रहे हैं कोई जुबिलेंट फूड वर्क्स, कोई ब्रिटानिया, इवन मिसेस बेक्टर फूड, ये सब हरे में आज कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। देवेंद्र सर वापस जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सर, कल शाम को जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए रिटेल महंगाई के 75 बिप्स मंथ ऑन मंथ का, वहां पे भी एक डिक्लाइन। और ये यतिन जो मेंशन कर रहे हैं इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी अब रिड्यूस होती हुई। थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टील की प्राइसेस कोलैप्स कर गई हैं, 20% के आसपास हाई से दबाव। कंफर्ट आ रहा है कि इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, या अभी इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल? वोलेटाइल रहेगा, अभी चिंता बनी रहेगी? आई थिंक एक बात पक्की है कि आई थिंक प्राइसेस पीक हो चुके हैं, या चाहे आप इंडस्ट्रियल कमोडिटी ले लो या फूड कमोडिटी ले लो, वहाँ पे प्राइसेस पीक हो चुके हैं। सो ये एक अच्छा संकेत है कि यहाँ से आगे के समय के अंदर आई थिंक एक गिरावट का एक संभव है, पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने पहले बताया कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने से आई थिंक ये सब विपरीत परिस्थिति हुई है, और ये क्रूड ऑयल के दाम घटना है तो आई थिंक अमेरिका की तरफ से कोई संकेत आते हैं, उसके ऊपर सब वर्ल्ड की नजर है। आई थिंक द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग कि ईरानियन क्रूड के ऊपर एक टाइमिंग एम्बार्गो आई थिंक हटा देना चाहिए। अमेरिका इज इंसिस्टिंग दैट आई थिंक दे वांट टू बेसिकली मेक श्योर दैट दे साइन द न्यूक्लियर ट्रीटी विद ईरान। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये समय के अंदर आई थिंक एक मूव पहले अमेरिका लेना पड़ेगा। आई थिंक इफ दे बेसिकली आई थिंक लिफ्ट द एम्बार्गो ऑन ईरानियन क्रूड, then to greater extent I think this will ease out the situation, and that will probably bring down the commodity prices further and in turn inflation. तो इन्फ्लेशन को घटाने के लिए कमोडिटी के दाम घटने जरूरी बनते हैं और उसके लिए क्रूड का भाव घटना जरूरी बनता है। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं शायद ऐसा समझता हूँ कि उसके अंदर कोई भी कारण सर आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता है ये मैटर, तो डेफिनेटली आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दाम जो है वो पीक हो चुके हैं, आई थिंक यहाँ से घटेंगे। बट घटने की भी जो एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करीबन 3 या 4 क्वार्टर तक चलती है। आप ऐसा मान के चले कि आज घट गया तो कल ऐसा ही रहेगा। आई थिंक 3-4 क्वार्टर तक प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं, और वो स्टेबिलिटी आने के लिए मेरे ख्याल से ये साल का आई थिंक टिल द टाइम फर्स्ट हाफ और द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज एंडेड, उसके ऊपर कोई व्यू लेना मुश्किल रहेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक उम्मीद रख सकते हैं इस चीज के ऊपर। बिल्कुल ठीक। अच्छा देवेंद्र सर, आप कह रहे थे जब वीरू ने क्वेश्चन करा था मार्केट्स को लेकर कि अच्छे लेवल्स हो सकते हैं लेकिन पेशेंटली वेट आउट करना पड़ेगा, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करिए लंबी अवधि के लिहाज से। तो जब हम डिस्कनेक्ट हो गए तो मैं ये जानना चाहता था कि अभी कितना गिरेगा बाजार, कितना पेन और है, ये सब गैसवर्क है। जो लॉजिकल था वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई इंडिया वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। अब जब ये करेक्शन आया है तो कितने वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में आ गए, हालात क्या है? और जब आप कह रहे हो एक्यूमुलेट करना, तो कोई स्पेसिफिक पॉकेट जहां पे वैल्यूएशन को लेके कंफर्ट ज्यादा आ गया आप लोग का, जहां पे एक्यूमुलेशन एग्रेसिव कर रहे हो आप लोग? तो आई थिंक सबसे पहले जो चीज के ऊपर कंफर्ट नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। जो सेक्टर्स के अंदर कमोडिटी और कमोडिटी रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस है, वो सेक्टर्स को हम लोग इमीडिएटली पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए हम लोग थोड़ा राह देखेंगे, थोड़ा समय उसके लिए ज्यादा निकालेंगे। बट जो सेक्टर्स के अंदर आई थिंक ओवरऑल इंप्रूवमेंट का एक अच्छा मौका दिखता है, उसके अंदर आईटी को चुन लीजिए। आईटी इन सिलेक्टिव पॉकेट्स आई थिंक लुक्स वेरी गुड। डिजिटल कंपनीज जो है, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज ऑफर कर रही है, उनके लिए आई थिंक कंज्यूमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक आई थिंक उनके लिए बेनिफिट हो रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज के ऊपर हमें एक ज्यादा विश्वास बनता है। तीसरी तरफ हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, कॉर्पोरेट बैंकिंग स्पेस आई थिंक उसके ऊपर विश्वास ज्यादा बनता है, क्योंकि रिटेल क्रेडिट और कॉर्पोरेट क्रेडिट दोनों के अंदर ये समय आई थिंक एक बार डिमांड का है, डिमांड अच्छी बन रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके अंदर भी ध्यान देने के लिए बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें। द स्ट्रॉन्गर द कंपनी बेटर यू आर एज फार एज आई थिंक दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी एंड द टर्बुलेंस इज कंसर्न। तो ये मेरा एक अनुभव कहता है कि इस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मे भी कोई जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आई थिंक मेनी टाइम्स पीपल बाय इनटू द स्टॉक बिकॉज द प्राइस हैज फॉलन। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी जगह पे वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच है।
और वैल्यूएशंस आई थिंक विद द फ्लोज गोइंग आउट आई थिंक विल प्रोबेबली कम डाउन, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना जरूरी बनता है। ऑटोमोबाइल के अंदर कमर्शियल व्हीकल स्पेस एक स्पेस जो है उसके अंदर हमें एक ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा मान के चलते हैं कि इस साल के अंदर कमर्शियल व्हीकल का कारोबार जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। सो आई थिंक सिलेक्टिव सच पॉकेट्स आर इंटरेस्टिंगली पोजीशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर बात करी। श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष महेश्वरी जी आपका भी शुक्रिया और मानस जी आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। इस बीच निफ्टी एक सब्सटेंशियल रिकवरी के बाद आप याद रखिएगा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इट्स 15,777 इंपॉर्टेंट है। 810 840 उस क्लस्टर पे नज़र रखिएगा। और बाकी अगर आप देखें थोड़ा सा हैवी वेट्स जो हैं वो अच्छा आज मूव देने की कोशिश करते हुए। डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं, याद रखिएगा, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं आज लॉन्ग ट्रेडर्स को। नीरज जी के पास चलते हैं और यथास्थिति भी नीरज जी क्लोजिंग तक ऐसी बरकरार रखें तो भी बहुत है। नीरज जी बरकरार रहेगी, आप चिंता न करें। पुट कॉल रेशियो आज फेवर में थे, इसलिए अब आप गड़बड़ा मत दीजिएगा। अभी तो ग्रीन में ट्रेड कर ही रहा है। देखिए और बढ़ता जा रहा है, बोलते बोलते 100 पॉइंट हो गया मिड कैप आपका, अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अभी देवेंद्र सर कह रहे थे ओवर स्ट्रेच्ड है कुछ जगहों पे पॉकेट्स। क्या लगता है आपको? अब ये जो कल का था वो तो सस्ता तो हो गया, पर सस्ते के साथ साथ दिक्कत होगी प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपनीज की डेंट होनी है। नहीं, तो सस्ता वो आप जो भाव से सस्ता दिख रहा है दरअसल वैल्यूएशन में उतना सस्ता हुआ नहीं, वो क्वेश्चन मार्क फिर से रह गया। क्योंकि अब यहाँ से FY23 इस क्वार्टर का आपने अर्निंग्स देख ली, प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट था, तो ईपीएस भी तो श्रिंक हो रहा है। कुछ लोग 2019 से कंपेयर कर रहे हैं कि उसके मुकाबले दरअसल सस्ता वो हुआ बेहतर कि नहीं। कंपैरिजन मान रहे हैं क्योंकि वो प्री कोविड क्या था और अब क्या स्थिति है। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके, कहीं ना कहीं से जस्टिफाई कर लेता है आदमी। बाय करना है, लेना है तो जस्टिफिकेशन है, बेचना है तो भी है। दोनों तरफ जस्टिफिकेशन है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है दिन के दौरान। उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा आज रिकवरी देना चाहिए। तो अपने दर्शकों की मदद करते हैं, शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।